नमस्कार साथियों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि लगे हुए होंगे। और अब तो भाई लगना पड़ेगा तभी बात बनेगी। चलिए देखते हैं इसी और एक और कदम बढ़ाते हैं हम। हमारे पास पेपर है पीजीटी हिंदी का, और ये पेपर है पीजीटी हिंदी 2018 जो जनवरी 2019 में हुआ था। इसके प्रश्नों करते हैं, पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, असंगत युग्म को, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम ऐसे करके। हाँ जी, प्रश्न नंबर 91, असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी कि इसमें एक सही नहीं है, बाकी सारे सही है। गुप्त धन प्रेमचंद की है, कुहासा अमरकांत की, तिरछी रेखा हरिशंकर प्रसाई की है, विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा इसका उत्तर आएगा बी। दूसरा देखिए 92, अगला, निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरचित मौलिक नाटक नहीं है। यानी कि ऐसा नाटक है जो भारतेंदु जी ने लिखा था, उनका अपना मौलिक नाटक नहीं है। ये है तो सारे भारतेंदु जी के, एक कोई किसी का अनुवाद है। प्रेम जोगिनी मौलिक है, नील देवी मौलिक है, धेर नगरी भी मौलिक है, और विद्या सुंदर जो है इनका ये मौलिक नहीं है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है हिंदी रूपांतरण था ये। उसके बाद अगला 93वां प्रश्न, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा गया है। साथियों, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, उसी में है ये जो +1 की किताब है, कर्नाटक महादेवी, जिसके 2 वचन हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भी, कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख ना मिले, और मैं फिर जो है ना झोली फैलाऊं फिर भी ना मिले भीख, कुछ इस प्रकार की है उनकी। और एक जगह इंद्रियों को काबू में करके कहते हैं, एक भूख मुझे मत सता, इस प्रकार करके इनके 2 वचन है। तो कन्नड़ की मीरा अक महादेवी को कहा गया है। ये शैव उपासिका यानी कि शिव की उपासिका थी, 12वीं शताब्दी की जो है ये कवित्री है। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 94, आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सत्थीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। अभी मैंने कल ही वीडियो डाली थी या शायद, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मैं कवि पढ़ा रही थी तो हमारा एक कवि आया था उमा शंकर जोशी, और उनके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। बाकी थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ोगे तो आप बात बनेगी। एक कवि आया था मुक्ति बोध, उनके बारे में भी बताया था मैंने। एक कवि आए थे हमारे कुंवर नारायण। ये तीनों कवि जो है हमारे, ये थे +2 में, और राजेश जोशी 9th में है शायद। तो ये जो है यहाँ पे कुंवर नारायण हमारे कवि है, जो जिनको हमने अभी हाल ही में किया था, उसके बारे में कहा गया है। तो सी ऑप्शन आएगा इनका, यानी कि उत्तर है इसका सी। मनोहर श्याम जोशी की कयाप के लिए किस वर्ष आई? मनोहर श्याम जोशी को भी हमने पढ़ा है 9th 10th में, इनकी कोई रचना है तब पढ़ा था। किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको? किस वर्ष कयाप रचना के लिए किया गया? किस रचना पूछा जाए तो कयाप है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। कब किया गया? अब हमें सन ढूंढना है यहाँ पे। 2005 में, अभी हाल ही में पढ़ा था थोड़े दिन पहले। इनकी एनसीईआरटी की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है दोस्तों। अगर आप चाहो तो 9वीं से लेकर और 12वीं तक की एनसीईआरटी की काव्य और गद्य खंड की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, सारी डली हुई है वहाँ पे, जिसमें मोटी मोटी बातें बताई हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है अगले प्रश्न में। 96वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न होते तो बड़े मजेदार है, थोड़ा सा समय लगता है उनमें, ज्यादा कुछ नहीं है। 96, अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक, जगत विनोद किसकी रचना है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ रखी हो, काफी फेमस रचना है उनकी, जगत विनोद पद्माकर की। दूसरा जो है हमारा, कृपाकंद किसकी रचना है? दूसरा जो है, और तीसरा सुजान विनोद और दूषण। अब दूषण विलास जो भी आए पहले उसको करके देख लेते हैं हम। दूषण विलास जो है वो किसकी है? भूषण की है। सुजान विनोद जो है वो पद्मा देव की है, और कृपाकंद जो है वो पद्माकर की है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, ए का डी, ए का सी ए में है हमारा, और किस में है देख लेते हैं, बी में है। ए और बी 2 रख लेते हैं हम यहाँ पर, ए और बी में। दूसरे का, बी का
कौन सा हो गया हमारा डी, तो ये ए में है, तो इसका 96वां जो है इसका ए ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। 97वां प्रश्न देखिए, भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक थे। भारत मित्र के बारे में जो है ना मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी वीडियो भी मैंने जो है ना हिंदी भाषा और उसका विकास, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, वो सारा कुछ बड़ा अच्छा सा लेक्चर है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध हो सकता है, अगर आप देखो वहां से। तो पत्र पत्रिकाएं मोटी मोटी बातें जो है ना उनके बारे में मैंने बता रखी है, कब प्रकाशित हुआ, कब बंद हुआ, कब कौन इसके संपादक थे, किस प्रकार का था, कहाँ से निकलता था, ये सारी बातें हैं हमारी। तो 97 जो है कि एक इसमें से है, उनके कई संपादक हुए भारत मित्र के। यहाँ एक संपादक का नाम है कीर्ति प्रसाद खत्री नहीं थे, सदानंद मिश्र तोताराम भी नहीं थे, बाल मुकुंद गुप्त जो है भारत मित्र के संपादक रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा इसका 97 का ये हो गया। अब 98वां प्रश्न देख लीजिए, इसका क्या रहेगा। 98, भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही में मतलब बड़ा सबसे पहले रखना है और फिर छोटा रखना है। तो आप यूं मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो सूरदास इनमें सब में बड़े हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि है हमारे सारे, सूरदास सबसे बड़े हैं और रसखान इनमें जो है वो सबसे छोटे हैं। तो रसखान सबसे छोटे देखें तो रसखान सूरदास जो है हमारे सी और ए में आए हैं और रसखान हमारे बी और डी में आए हैं। तो अब ऐसा चाहिए हमें जो है ना हमारे जो अंत में रसखान और आरंभ में सूरदास हो। तो ये हमारा इसका डी ऑप्शन है 98 का, तो इसलिए इसका उत्तर रहेगा डी। कौन सा उत्तर रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, डी उत्तर है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये जो इसमें जितने विकल्प दिए हुए इसमें एक विकल्प ऐसा है जो नहीं है, उपयुक्त नहीं है, गलत है। सतिया, स्वास्तिक चिन्ह को सतिया कहते हैं, जैसे हम ऐसे करके बनाते हैं, ये सतिया। भुना हुआ अन्न भूंजा, यानी कि भुना हुआ चने या भुना हुआ उसको भुंजा, भूंज गया, भुज उसको कहते हैं। उसके बाद 10 तपा, 10 तपा होता है वो जेठ के महीने में होता है, ये लू चलती है 10 दिन, बड़ी प्रचंड गर्मी होती है, उसको 10 तपा बोलते हैं। अब आ गया बाजी, बाजी दादी, दादी को बाजी नहीं बोलते, ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पे डी आएगा। उसके बाद अगला है 10वां, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें त्रिलोक सिंह मास्टर है, त्रिलोक सिंह, जिसने के इस कथन को जो है वो लेखक ने क्या कहा है। अब इस कथन को लेखक मास्टर त्रिलोक सिंह ये बात जो है वो धनराम को कहते हैं। धनराम क्या है, एक लुहार का बेटा है और मोहन एक वंशीधर पंडित का बेटा है। मोहन कुशाग्र बुद्धि है जिसकी मास्टर त्रिलोक बहुत प्रशंसा करते हैं और धनराम 3री क्लास तक पढ़ा है और वह जो न पहाड़े में 13 के पहाड़े में अटक जाता है। मास्टर जी उसके डंडा मारते हैं, डंडे के साथ साथ उसको कहते हैं तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, उसमें जो है वो विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसको कहा है जबान, व्यंग, जबान का चाबुक कहा गया है इसको। यानी कि कई बार आदमी कहते हैं कि लेखक कहता है ना मार के भी वो जुबान से इतना मार देता है, तो ये जुबान का चाबुक होता है। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कवि है। यानी कि यह काव्य पंक्तियां किसने लिखी है, यह काव्य पंक्तियां उमा शंकर जोशी की है। उमा शंकर जोशी हमारे सिलेबस में है, इसलिए उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे हम। मियां नसरुद्दीन लीजिए दोस्तों, फिर +1 की किताब में आ गया। मियां नसरुद्दीन पाठ है और उसी में से जो है ये कृष्णा सोबती का पाठ है। मियां नसरुद्दीन यानी कि नानबाइयों के मसीहा कहा है मियां नसरुद्दीन को यहाँ पर लेखिका ने। ये उनके किस संग्रह से लिया गया है, ये शब्द चित्र जो यहाँ पे अंकित किया गया है, तो ये उनका हम हसमत शब्द ना वो संग्रह है जिसमें से लिया गया है, ये ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हरिणी के नैनानु ते, हरिणी के ये नैन। अब यहाँ पर हरिणी और हरिणी, हिरणी जैसे नैन और न जो न उन नैनों को जो न 2 रूपों में दिया है यहाँ पे अर्थ इनका, और दूसरा जो है विशेष की तुलना सामान्य से कर दी गई है, तो इसलिए जो है यहाँ पर यमक और डी आ जाएगा हमारा। यानी कि इसमें अलंकार रहेगा यमक और प्रतीप अलंकार। उसके बाद अगला देख लीजिए, 104 अलंकार की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, उसमें सारे अलंकार समझाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने शेयर किया है नहीं बंधुओं, अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए, आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो जल्दी से पेपर शेयर करिए ताकि और भी मित्रों को लाभ मिल सके, आपके सहयोगी भाई बंधु और भी जो है स्टेट क्वालिफाई होने में उनको मदद मिल सके। और साथ ही साथ लाइक अवश्य करें और लाइक के साथ साथ जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये, वानर निकर आए गए, हनुमान जी में करुणा में है वीर रस। बहुत सुंदर पंक्ति है। और कब की है? जब श्री राम विलाप कर रहे हैं बार बार में लक्ष्मण जी को उठा के। तो इसमें छंद पूछा गया है। ये पूछी जा सकती है किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। पूछी जा सकती है कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से ली गई है। पूछी जा सकती है किस संदर्भ में है? तो ये आप जो न लंका कांड से, किस कांड से ली गई है? जो लंका कांड से है। लेकिन इसमें तो हमारा पूछा गया है छंद कौन सा है 104 में। इसमें छंद सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। आपने ये छंद भी मैंने करवा रखे, इसकी वीडियो भी डाल रखी है, बड़े अच्छे से डिटेल में 10-12 छंद करवा रखे हैं जो मुख्य मुख्य छंद है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। सोरठा छंद यानी कि कैसे होता है सोरठा छंद। अब आगे देखिए, जकी उपनाम से हिंदी में कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? ऐसे ऐसे कवि बहुत थे हमारे जो उपनाम से लिखते थे, दूसरी भाषाओं में लिखते थे। तो यहाँ पर जकी उपनाम से लिखने वाले अगर लेखक का नाम है तो वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। सी ऑप्शन आएगा इसका। ऐसे बहुत से कवि है। मैं कोशिश करूंगी सबको संग्रहित करके एक बार एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूं आपके लिए, ताकि वो आपके लिए लाभदायक हो। अब देखिए आगे देखते हैं हम 106वां प्रश्न। 106वें प्रश्न में क्या है? जनेन्द्र, जिसमें से कौन सा कथन असंगत है, यानी कि कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? जनेन्द्र की पहचान हिंदी साहित्य के गंभीर कथाकार व चिंतक के रूप में, बिल्कुल ठीक है। साहित्य का श्रेय और प्रेय इनका विचार प्रधान निबंध है, बी 106 का। उसके बाद अगला है हमारा क्या? वातायन, ये भी ठीक है। वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए इनके प्रमुख उपन्यास नहीं है। ये दोनों वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या ये इनके कहानी संग्रह है। जनेन्द्र का जन्म 1905 में और निधन 1990 में हुआ, ये भी ठीक है। तो इसमें जो है इसका उत्तर रहेगा सी। चलिए अब अगला देख लीजिए। अगला क्या है प्रश्न हमारा? 107वां प्रश्न। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, ये भी आगी हमारी कहाँ से आगी? +1 में है, 92। डायरी ऑफ द यंग गर्ल में अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित हुई। एन फ्रैंक की डायरी की मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? देखिए हम इसके बारे में एक बात करते हैं दोस्तों कि ये जो द डायरी ऑफ द यंग गर्ल है, ये विश्व की लगभग 300 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। सबसे ज़्यादा चर्चित डायरी है। यह उस समय की है जब जर्मनी में यहूदियों पर कौन? हिटलर अत्याचार कर रहा था। और उस समय यहूदियों को किस प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ता था, उसका जीवंत जो है ना दस्तावेज है ये एक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। वह छोटी सी 12 साल की लड़की है जो 2.5 साल जो है वो तय खाने में रही है। 2.5 साल के दौरान उसने अपने अनुभव साझा किए उसमें, और वो फिर भी उसको यातना गृह में ले जाके वो मृत्यु हो गई थी उसकी 15-16 साल की उम्र में ही। और उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता बचे थे, उन्होंने उसकी डायरी छपवाई थी, क्योंकि एक विश्व स्तर पे ऐसा चलन चला था कि कोई भी ऐसा दस्तावेज होगा तो सरकार उसको छपवाएगी। इस प्रकार छपी थी ये डायरी, और फिर लगभग विश्व की 300 भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। हिंदी में भी हुआ है, लेकिन मूल भाषा जो इस डायरी की थी वो थी डच भाषा। उसके बाद अगला देखिए, असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए, यानी कि कोई इसमें ऐसा है एक जो सही नहीं है, यानी कि उसका लेखक और उसकी रचना उससे मेल नहीं खाती। तो 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ जो है ना हमारा पहला, इसको टूटा फूटा जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास भी मानते हैं लोग। उसके बाद बैताल पचीसी भी 108वां जो है, बैताल पचीसी भी सुरती मिश्र की है, ठीक है। फिर श्रृंगार रस मंडन नाभादास, ये नहीं है इनका, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। हे जीवन के पारावार बादल राग कविता में उक्त संबोधन किसके लिए? क्या निराला की कविता बादल राग जिसकी ये पंक्ति है, हे जीवन के पारावार वो चूस लिया है, उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार, है जीवन के पारावार आओ भरपूर बना दो, यानी कि किसान के जीवन को भरपूर बनाने के लिए बादल को आह्वान किया, तो बादल के लिए जीवन के पारावार का प्रयोग किया है, बी इसका रहेगा उत्तर। उसके बाद 110वां प्रश्न, सहर्ष स्वीकारा है, ये फिर +2 का आ गया हमारा। 100 सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की जो कविता है, कहता है मुझे जो कुछ भी मिला है, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और मुझे जो भी मिला है उसे मैंने सहर्ष स्वीकारा है। ये उनका किस संकलन से ली गई है? 110वां, तो देखिए किस संकलन से ली गई है। अब ये चांद का मुंह टेढ़ा, सारी रचनाएं उनकी है, लेकिन ये जो है ना भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। अगली है असंगत विकल्प का, शिरीष के फूल
कल्पद्रुम, पहला ही असंगत लग रहा है मुझे तो। 111वें का काले मेघा पानी दे संस्मरण है, ठीक है। ये जो लेखक ने धर्मवीर भारती ने संस्मरण लिखा है। दूसरा भक्ति स्मृति की रेखा है, ये महादेवी वर्मा की बादल राग अनामिका संग्रह से ली गई है। ये जो है निराला की है। शीरिष के फूल कल्पद्रुम से, यही जो है ना असंगत है, ये कल्पद्रुम से नहीं लिया गया शीरिष के फूल। ये भी जो ना शीरिष के फूल भी हमारे +2 की क्लास में है ये चैप्टर। उसके बाद अगला हमारा फिर आ गया ये +1 का फिराक गोरखपुरी का मूल, +2 का है भी फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था उनका? रघुपति सहाय फिराक, जो है ना रघुवीर नहीं है, रघुपति सहाय, सराय नहीं है, रघुपति सिंह नहीं है, रघुपति सहाय फिराक, यानी कि 112 का ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल और दृष्टि से आरोही क्रम में व्यस्त, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आप जो धर्मवीर ना ये इनके जो थे उनमें सबसे बड़ी उम्र के कौन से, थोड़ा देखना पड़ेगा तभी आप याद कर पाओगे। और इसको जो है एक किसी राइम में लगा के आपको याद करना पड़ेगा, किसी से जोड़ना पड़ेगा। 10-10 लेखक हैं इनके, द्विवेदी के, धर्मवीर भारती के, तो वो देखना पड़ेगा भाई कैसे जो है ना इनको हम किससे जोड़े और कैसे याद करें। तो प्रताप नारायण मिश्र सबसे बड़े थे इनमें, मान के चलो। तो प्रताप नारायण मिश्र क्या है, हम सबसे पहले ये देखें, ए में है और सी में है, ठीक है। और नवनीत जो है सबसे छोटे थे, अब नवनीत तो सबसे उसमें है। तो हमें देखना प्रताप नारायण मिश्र के साथ के कौन थे। फिर थे जगमोहन सिंह ठाकुर, ये जगमोहन सिंह ठाकुर और फिर आधा, तो सी ऑप्शन रहेगा। 113 का सी उत्तर सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 114वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 114वें प्रश्न में, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कर दिया झंकृत किसने छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, आत्म परिचय, और उसी में से ली गई है। इसमें कवि का नाम पूछा गया तो कवि का नाम है हमारे का हरिवंश राय बच्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत, यानी कि कोई प्रेमाख्यान समझते हैं हम, यानी कि सूफी काव्य धारा, उसमें जो है एक असंगत है। माधवानल कामकंदला मुख्यतः दोहा चौपाई शैली में रचित है। 115 का ये ठीक है, बिल्कुल दोहा चौपाई शैली में है। उसके बाद अनुराग बांसुरी, मुझे तो यही ठीक नहीं लग रहा, बी बहुत बार आता है ये। अनुराग बांसुरी के रचयिता आनंद दास है, यानी कि इसका जो है वो क्या ऑप्शन रहेगा? बी, क्योंकि रूप मंजरी में प्रेम तत्व का गुण विद्यमान है। तो अनुराग मंजरी जो है इसका, अनुराग बांसुरी जो है इनकी नंददास की नहीं है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि, ये सप्तक जो है ना हमारे, एक तो था तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक और फिर चौथा सप्तक, ऐसे निकले थे ये। तो इनके कवि भी हमें ऐसे 7-7 कवि है, उनको किसी राइम में लगा के, अज्ञे तो है ही सब में, उसके अलावा जो कवि हैं उनको याद करने पड़ेंगे। तो कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? हरि नारायण शर्मा नहीं था, भी आएगा इसका। उसके बाद अगला 117वां, स्पीति में बारिश, ये फिर +1 का आ गया जो है ना हमारा पाठ, स्पीति में बारिश क्या है ये? यहाँ पर लेखक वहाँ यात्रा करने के लिए जाता है, डाक बंगले में ठहरता है, तब वहाँ बारिश होती है, और बारिश होना वहाँ एक बहुत ही सुखद संयोग है, उसी का वर्णन है। तो एक यात्रा वृत्तांत है वो। अष्टछाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया? देखिए कृष्ण काव्य धारा से संबंधित था अष्टछाप, और उसमें जो है ना 8 कवियों का एक समूह बना था, क्योंकि वहाँ जो है ना श्री कृष्ण के मंदिर में 8 बार भक्ति होती थी, और 8 कवियों का जो एक समूह, उसमें 4 तो बल्लभाचार्य के थे, 4 विठल के थे। तो यहाँ पर नंददास जो थे वो गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे, यानी कि बी ऑप्शन आएगा 118 का। उसके बाद 119वां प्रश्न है हमारा, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध रचना का अंश है। तो ये जो है ना हमारे रीतिकालीन कवि हुए हैं केशव, और ये केशव की रचना रामचंद्रिका से लिया गया है, और जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस रामचंद्रिका को इतने छंदों का प्रयोग किया इसमें, तो इसलिए इसका उत्तर रहेगा डी। उसके बाद अगला देख लीजिए पहला। अब ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है ना अधिकतर नेट में आते हैं, जैसा कि अभी यहाँ दिया हुआ है। क्या? ये जो स्थापना और तर्क, अब देख लीजिए तुलसीदास
कि लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है, वह जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है ये तो। उसके बाद तुलसी लौकिक व दार्शनिक स्तर के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं। उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकोन्मुख नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे उनकी भक्ति जो है वो लोकोन्मुख भी है और शास्त्रोन्मुख भी है, यानी कि यह आंशिक गलत है और ऊपर वाली लाइन ठीक है इसकी। तो ए तो बिल्कुल सही है और दूसरा थोड़ा थोड़ा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या है हमारे। अब ए और आर दोनों सही है ना, बिल्कुल सही तो दोनों नहीं है। ए और ए सही आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ए सही आर सही, ए गलत आर ये भी नहीं है। ए सही आर आंशिक, इसका उत्तर आएगा हमारा जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डी। उसके बाद भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? गांभीर्य, गंभीरता भाव है। सहसवा जो है ना वो विभाव एक बचपन की अवस्था है। और खुजलाहट ये भी जो है ना एक भाव है। और कुटिल, कुटिल जो है वो क्या है? कुटिलता। शैशव जो है भाववाचक संज्ञा ना, कुटिल जो है वो एक विशेषता है, विशेषण है। तो इसमें आएगा हमारा 121 का सी। तो आगे देख लीजिए 122वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय का देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया में लगते हैं वो कृदंत होते हैं, बाकी में जो संज्ञा सर्वनाम बाकियों में लगते हैं वो क्या होते हैं? वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय का भी एक भेद पूछा गया है, एक इसमें से कौन सा है हमें देखना है। ये ज़्यादा तो मैं यहाँ डिटेल नहीं कर पाऊंगी, प्रत्यय वाले में करेंगे हम इसको। तो अब यहाँ पर देखिए मागध जो है ना आंजनेय, मारकंडेय। अब ये सारी चीजें जो है वो क्या है, यानी कि मारकंड से मारकंडेय, आंजनी से आंजन्य और मगध से मागध। अब वैचित्र्य जो है वो हमारा क्या है? तद्धित है। तो ये सी आएगा इसका। बाकी डिटेल आप प्रत्यय वाली वीडियो में जाके समझोगे। उसके बाद 123वां प्रश्न देख लीजिए। 123वां प्रश्न क्या है? कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। पीताम्बर को अंडरलाइन करके पूछा गया है। इसमें रेखांकित में कौन सा समास है? अब पीताम्बर या राम नाम रूपी पीताम्बर शरीर पर डालकर कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर तो पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र ये है। तो या पीला वस्त्र है तो वस्त्र की विशेषता पीला होना है। तो अगर ये वैसे तो किसी भगवान के लिए अगर वैसे होता तो बहुव्रीहि होता, लेकिन यहाँ है पीताम्बर के रूप में ही है, तो कर्मधारय समास है। निम्नलिखित लेखक मंडल में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरे? ये सारे लेखक मंडल सारे मैंने हिंदी भाषा और उसके विकास में करवा रखे, कहानी में भी करवाए हैं। और ये जो ना हमारा जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, उसके पढ़ाने वाले या उसके ये सारा मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे मेरे पे जाके आप देख सकते हो, सारा कुछ करवा रखा है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो चुटीली और मुहावरेदार भाषा किसकी थी, बात इसकी हो रही है। 124वां प्रश्न। तो चुटीली और मुहावरेदार भाषा जो थी वो मुंशी इंशाअल्लाह खां की थी। ये मुहावरी और चुटली मतलब मजाक की ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। 124वें का बी। उसके बाद अगला देखिए 125वां प्रश्न है हमारा। 125 सर्वनाम से निर्मित विशेषण। अब यहाँ पर विशेषण पूछा जो सर्वनाम से निर्मित है, तो आसान सा सबको दिख रहा है। रक्तिम नहीं है, सभ्य नहीं है, आदरणीय नहीं है और कैसा है। तो इसी प्रकार हम इसका उत्तर रहेगा हमारा कैसा। तो एक बार फिर पूछती हूँ दोस्तों, कैसा चल रहा है आपका ये पढ़ाई का? ठीक ठाक चल रहा होगा, आप ठीक कर रहे होंगे और साथ साथ आपने शेयर कर दी होगी अब तक तो वीडियो, और लाइक भी कर दी होगी। जल्दी करिए, मुझे बार बार कहना थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारे अब भी पता चला है कि 65% यूजर ऐसे हैं जो ना तो लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, दूसरे बंधुओं तक भी भेज दे। अच्छा है, आपके साथ साथ उनको भी फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं देखना है हमें। पराजिका, पराध्वनि, प्रांतक, पराभूत। अब इसमें क्या है? पराध्वनि, पराध्वनि ठीक है, परांतक, पराभूत, पराजिका। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे? इसका 126वें का उत्तर रहेगा पर प्लस अंतक, परातंक,
उससे बनेगा तो डी उत्तर है इसका, बाकी सब में पर आएगा, यानी कि 126 का क्या है, डी उत्तर बनेगा इसका। ये भी मैंने उपसर्ग कराए है, उपसर्ग वाली वीडियो में आप इसके नियम देख सकते हैं कैसे बनते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक विकल्प है जो सही है। घोष वर्ण, घोष हो रहा है घोष, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, वर्ण व्यवस्था, उसमें बताए, वहां जाके देखोगे भाई पहला तीसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं, दूसरा और ना पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या है, और दूसरा और चौथा क्या है, वो घोष है, और पहला तीसरा पांचवा है घोष है। तो अब पहला तीसरा पांचवा की सारे का मिश्रण जो है वो 127वां प्रश्न हमारा थे दूसरा है, जय च छ जय झ चौथा है, ट पहला आ गया और फै दूसरा आ गया, तो इसमें ट आने के कारण गड़बड़ होगी, तो इसका बी आएगा, बाकी सब में ठीक है। सुनंदा बुद्धिमती है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। अब दो प्रकार के होते हैं, कर्ता तो उद्देश्य होता है और कर्ता विस्तार भी उद्देश्य होता है। कर्ता और कर्ता विस्तार की बात करें तो उद्देश्य होते हैं, और उसके अलावा जो है बच जाता है वो विधेय होता है। तो यहाँ पर बुद्धिमती है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। सुनंदा विशेषता क्या है, बुद्धिमती होना, तो बुद्धिमती क्या है, विधेय विशेषण है, यानी कि बी आ जाएगा। अगला देख लीजिए 129वां, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत, यानी कि सही समास का विग्रह नहीं है। अब देखिए दर हकीकत, यानी कि हकीकत में, दर हकीकत मतलब हकीकत में, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, यानी यहाँ दे रखा मरने तक, तो इसमें ना ऑप्शन यही रहेगा, सानुज अगले दोनों ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है, लिंग वचन काल और कारक। विकारक यानी कि जिसमें विकार होता हो वो कौन सा नहीं है, यहाँ पे लिंग, कारक और वचन। अब इसमें जो है विकारक शब्द 130वें का डी आएगा, काल नहीं है। उसके बाद अगला 31वां, शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए, यानी कि अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियां संबंधित वर्णों के साथ ही रखी जाती है, 131वें का ए। अब यहाँ पर ये बात तो ठीक है, कै वर्ण के पश्चात अक्षय वर्ण और जय वर्ण के बाद जय वर्ण और तय के बाद त्रय वर्ण तथा स के बाद श्रय वर्ण का प्रयोग होता, बाकी तो सारे ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा स के बाद श्रय का नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ ये क्या हो गया भाई, अब इसके बाद जो है ये स वर्ण के पश्चात नहीं होता, श्रेय का प्रयोग इसके बाद होता है, इसमें ये त्रुटि है। अब इसमें दो आगे भी एक छोटी सी त्रुटि है, वो भी ध्यान दीजिए। शब्दकोश में पंचम वर्ण है, ये ठीक है, ऐसा नहीं होता। डी क्या है, यह शब्दकोश में हिंदी के शब्दों को देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला के अनुसार रखा गया है। मानक वर्णमाला के अनुसार तो रखा गया है, लेकिन इसमें एक परिवर्तन है। देखिए जो अंग और ये वाले जो है ये हिंदी वर्णमाला में तो 12वें और 13वें नंबर पे आते हैं, जबकि शब्दकोश में ये पहले नंबर पे आते हैं, तो इसमें भी ये गड़बड़ है। तो इस कारण इसका डी और ये बी दोनों में जो है ना आंशिक गलतियां हैं, तो इसलिए ये जो है ना डाउटफुल प्रश्न है हमारा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 100 प्रश्न नंबर 132, अशुद्ध संधि विच्छेद का विकल्प चुनिए, यानी कि एक संधि विच्छेद ऐसा है जो शुद्ध नहीं है। तड़ित ज्योति, तड़ी ज्योति ठीक है। विद्वत्चर्या, विद्वचर्या। पद लवण, पल्लवण ठीक है। उत्धवल, उद्वल, ये गलत है। अब इसमें ये गलत कैसे, देखिए तय के बाद यदि है आ जाए, ये ऐसे आएगा, उ तय नीचे हलंत प्लस हव। तय के बाद यदि है आ जाए तो क्रमशः तय जो है वो दय में परिवर्तित हो जाता है और है जो है वो दय में परिवर्तित हो जाता है, जो यहाँ है ये उद्धव, तो इस कारण इसका डी आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे अगला प्रश्न क्या कहता है, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए, यानी कि एक विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, उत्मरण अधमरण गुण संधि है, तो ठीक है। उसके बाद है वायोचित्य और पित्रोत्सुकता वृद्धि संधि है, मुझे तो इसमें डाउट है। उसके वहेश्वरीय साधुवोदार्य, ये भी देखिए वृद्धि यण संधि है, वहेश्वरीय साधुवोदार्य,
ये अनुसंधि है, ठीक है। श्रावक धावक ये भी अयादी संधि है, तो इसका उत्तर रहेगा बी। उसके बाद ये संधि का चैप्टर मैंने बड़े अच्छे से करवा रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो, उसमें नियमों के अनुसार आप अच्छे से कर पाओगे और आप ठीक एकदम से पता लग जाएगा हमें कि कौन सा गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे भारतीय वक्रोक्तिता विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया था? वक्रोक्तिवाद की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना, वक्रोक्तिवाद की बात होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद, ये काव्य शास्त्र की बात है यहाँ पे, भारतीय काव्य शास्त्र में से और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से 1-2 प्रश्न अवश्य आ जाते हैं। निम्नलिखित काव्य सूचियों को यानी कि इन पंक्तियों को सम्मिलित करना, फिर सम्मिलन वाली आ गई हमें। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं ताकि हमारी सारी कवर हो जाए। अब इसका जो है प्रश्न नंबर 135। अब इसमें जो है हमारा ये सारे ऑप्शन यहाँ पे, हाँ जी। अब पहला जो है हमारे, आगे के कवि रीझी कह तो कविताई न हो राधिका जुहाई को बुहानो है। अब ये किसने कही थी? ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं दोस्तों, तो इसलिए हम इनको मिलाएंगे सी के साथ, यानी कि भिखारी दास। कुंदन को रंग फीको लागे झलक सब अंगन की, चलो ये मतीराम की है, कुंदन को रंग फीको लागे, यानी कि ये यहाँ पे जो है हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो दूसरे का, पहले का जो है वो सी और दूसरे का ए, देखते हैं हम कौन सा है। पहले का सी 2 में आता है, बी में और डी में, और दूसरे का ए भी 2 में आ गया, ठीक है जी। अभी भी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों ये, कि ये वाली बहुत बार पेपर में आती है। तो ये किसने कही है? ये पंक्ति हमारी बोधा की, तीसरा जो है वो बोधा का है ये। तो तीसरा बोधा हमारा किस में आया? यानी कि तीसरे में बी आ गया हमारा, डी ऑप्शन का। तो साथियों इसका ऑप्शन रहेगा हमारा डी, यानी कि ये है इसका, ठीक है। उसके बाद अगला, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष को यथा तथ्य परिभाषा है, यानी कि उसने जो परिभाषा दी वो ऐसी की ऐसी कौन से में है? यहाँ पे देख लेते हैं कौन से में है। एक बार इसको थोड़ा ठीक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। चलिए जी देखते हैं कौन से में है। रसापकर्षण का दोषा, ये जो ना बी ऑप्शन रहेगा इसका, ये है इसकी। ये काव्य दोष और काव्य हेतु ये आप पढ़ोगे तभी स्पष्ट हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है अगला। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प, यानी कि एक वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। मुमूर्षा, मुझे तो यही अशुद्ध लग रही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। विभीषिका ठीक है, त्रिपुरारी भी ठीक है, शुश्रुवा भी ठीक है, तो ए ऑप्शन ही रहेगा। 137वें का जो है ए गलत है। उसके बाद 138वां, उच्चारण स्थलों की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। अब उच्चारण की वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी दोस्तों, और उसकी बता रखी ट्रिक सी कैसे याद करोगे आप, पहले के साथ क्या जोड़ोगे, दूसरे के साथ क्या, और कहाँ से शुरू होके करोगे। तो यहाँ पर देखिए कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ से कौन सी बोली जाती है? 138वें का ओ ठीक है ये। उसके कंठ तालु से ए, ये भी ठीक है। मूर्धा से रै और से आप बोल के देख लीजिए, ये भी सही है। और उसके बाद दंत नासिका, दंत से नहीं है, नासिका से है, न उन न, दंत नहीं आएगा इसमें, तो इसका ये है ना, ये सही नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए 138 के बाद 139वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 139 जो है 31 श्रेष्ठा 14 है और 53। अब यहाँ पर जो ना क्या है, 31 गलत है, 14 है, 14 है होता है, ये भी गलत है। 53 होता है, 53 है, 53 तो मुझे शायद ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही होता है। और सृष्टि और सृष्टा भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये प्रश्न तो मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों, इसको तो एक बार बाद में देखेंगे हम क्या है। तो ये दोनों जो है मुझे ठीक लग रहे हैं, अब कौन सा है इसको देखना पड़ेगा। चलिए इसको बाद में देखेंगे हम, फिर करेंगे इसको। उसके बाद देखिए अगला है हमारा 140वां प्रश्न। 140वें प्रश्न में क्या है, शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। अब शब्दार्थ की दृष्टि से हमें यहाँ देखना है कि कौन सा एक इसका सही नहीं है, गलत है। अहम, खास, विशेष, अहम, मैं का पर्याय बिल्कुल सही है 140वां ये तो।
उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि, रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये तो मुझे डाउटफुल लग रहा है। चलो और देखते हैं, जंग, युद्ध, जंग, लोहे पर, ये भी ठीक है। जिला, प्रभा, चमक, जिला, जनपद, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यही रहेगा। अगला देखिए 141वां, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। अब कालिदास को बिल्कुल माना जाता है, इसमें शेक्सपियर जो है उसको अंडरलाइन कर रखा है। और इसमें पूछा है रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। अब संज्ञा का भेद बताना, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यहाँ पर जो है ना प्राणीवाचक संज्ञा तो कुछ होती ही नहीं है, समूहवाचक तो होती है जातिवाचक की। शेक्सपियर, जब कोई एक चीज एक व्यक्ति की और वो रूड हो जाए उसका प्रयोग, जैसे हम कहते हैं आजकल जो है ना भारत में रावणों की कमी नहीं है, तो रावण तो एक ही था, लेकिन रावणों की किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ ये शेक्सपियर माना जाता है, ये भी किसका प्रतिनिधित्व कर रखा है, पारंगत, यानी कि जो प्रेम संबंधी नाटक लिखे उनका। तो इसलिए जब इस प्रकार की बात, एक चीज जो ना किसी के लिए रूड ना होकर वो सामान्यतः है उस जैसी के लिए प्रयोग किया जाती है लक्षण के रूप में, तो हमारा क्या आता है, फिर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ये व्याकरण का विषय है हमारा, थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल यहाँ करवाई है आपको। अब देखिए इसम का जो है वो उत्तर क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला देख लीजिए जी, क्या है, असंगत कथन का चुनाव कीजिए। हमें इसमें से कोई एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, जिसका हमें चुनाव करना है। स्थायी भाव अनंततः रस्तव को प्राप्त होते, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 142, जो विषयारंभ से अंत तक काव्य में स्थित रहते हैं वे स्थायी भाव होते हैं, ये भी ठीक है। वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है वे स्थायी भाव है, मुझे तो ये डाउटफुल लग रहा है इसका। उसके बाद अगला भी देख लेते हैं एक बार, स्थायी भाव वे भाव है जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दर्शा नहीं सकता, यानी कि इसका सी ही आएगा। 142 में का क्या है उत्तर, सी है। तो ठीक है जी, आगे बढ़िए। 143वां, समाज की दृष्टि से असंगत को चुनिए, यानी कि कौन सा समाज यहाँ पे सही नहीं है, हमें ये देखना है। अब देखिए जातिगत कर्म तत्पुरुष है 143वां प्रश्न हमारा। उसके बाद रण विमुख, रण से विमुख, रण से अलग होना, एक करण तत्पुरुष नहीं है भाई, ये तो अपादान तत्पुरुष है, अपादान आएगा यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ये बी रहेगा। वन मानुष, वन में रहने वाले मनुष्य, यानी कि लुप्त पर ठीक है। खुश नसीब, ये भी ठीक है, खुशी को नसीब, यानी कि ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, कर्मधारी, हाँ ये भी ठीक है। ये रण विमुख करण तत्पुरुष, ये सही नहीं है। है नसीब जिसका, या खुश है जो नसीब वाला, ये नहीं कि कर्मधारी है, विशेष बात है यहाँ पर, विशेषण है। लेकिन ये रण से अलग होना, विमुख होना, तो करण तत्पुरुष नहीं है, अपादान तत्पुरुष है। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है। अब नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, जब हम अव्यय पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं उसके भेद 5, और उसमें जो उसका 5वां भेद है, जैसे क्रिया विशेषण पहला हो गया हमारा, 5वां जो है वो होता है निपात। तो वो निपात का मतलब क्या है यहाँ पे, धुलवाना, बतियाना, एक बार इसको ठीक से कर लेते हैं, धुलवाना, ललचाना, बतियाना, सठियाना, नाम धातु क्रिया नहीं है, ये ध्यान देना है हमें 144 में। अब नाम धातु क्रिया इसमें धुलवाना ही नहीं है, क्योंकि धुलवाना जो है, बतियाना, सठियाना, ललचाना, ये तो है, धुलवाना एक सामान्य क्रिया, तो ये जो है वो नाम धातु नहीं है, ये हमारा आ जाएगा, ए आ जाएगा इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए 145वां हमारा क्या कहता है प्रश्न। 145वां प्रश्न कहता है कि छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। छोटे को खाना खिलाओ, अब विशेषण पद देखना है हमें। 145वां प्रश्न, छोटे को, अब यहाँ तो सामान्य है, मुझे तो इसमें कोई विशेषण दिख ही नहीं रहा, क्योंकि छोटे को खाना खिलाओ, खाना खिलाने की कोई विशेषता तो नहीं दे रखी, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसमें डी रहेगा। उसके बाद असंधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को चुनिए सॉरी, यानी कि कौन सी संधि की दृष्टि से सही नहीं है। संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को चुनिए, यानी कि अनुचित विकल्प क्या है संधि की दृष्टि से, कुसुम प्लस आकार, कुसुमाकार, ए। उसके बाद कंटक, कंटक प्लस किरण, कंटका किरण। सव प्लस अनुभूति, सवानुभूति। खग प्लस आश्रय, खगाश्रय। मुझे तो सी ठीक लग रहा है, डी ठीक लग रहा है, डाउट बी में ही लग रहा है मुझे, तो इसमें बी गलत है, तो यानी कि बी। उसके बाद अगला देखिए 147वां,
अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य है, यानी कि एक वाक्य ऐसा है जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, रहित। भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ए हमारा 147 का। पिताजी पलंग पर सो रहे हैं, सीमा बगीचे में टहल रही है, मोहन ऊंट को दौड़ाता है। तो इसमें जो ना एक प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है, अकर्मक क्रिया, जो ना मोहन ऊंट को दौड़ाता। बाकी सब में कर्म है, अगर हम क्या करके देखें तो उत्तर आता है, लेकिन डी में नहीं आता, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, असमूलित विकल्प को चुनिए, यानी कि एक सही नहीं है इसमें। क्या अब विधुर प्लस रह वैधुर्य, बद्री प्लस एन बादरायण, नोक प्लस इला नुकीला, दंपत्ति प्लस यह दाम्पत्य। 148 बद्री प्लस एन, री और ए, इसमें जो है ना री में ई में यदि ए मिलता है तो कुछ और ही बनता है भाई, तो ये हमारा ठीक नहीं है। बादरायण, तो बी आएगा इसका ऑप्शन। क्या आएगा? बी। ब्रेक ले लो थोड़ा सा। उसके बाद अगला हमारा, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है। 149वां, भोगिनी नारी, अपराधी नारी, हितकारिणी माता, विवेकी पुरुष। भोगिनी नारी ठीक है, हितकारिणी माता भी ठीक है, विवेकी पुरुष भी। अपराधी स्त्री क्या होती है? अपराधी स्त्री नहीं होती, तो इसका 149 का आएगा हमारा बी, यानी कि ये देख, एक अगर आप व्याकरण की थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो आपको जल्दी से हमेशा आराम से कवर हो जाएगा ये उसके बाद 150वां और अंतिम, हम अंतिम प्रश्न की ओर जा रहे हैं। इसका, किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए दो उपसर्गों के प्रयोग हुए हैं। एक विकल्प ऐसा है जिसमें एक का हुआ है, दुर्दमनीय, ये बी ऑप्शन आएगा। इसका मैं डिटेल नहीं बता रही मित्रों इसको, क्योंकि मैंने उपसर्ग का अलग चैप्टर करवा रखा है, ये आपको कैसे छांटने हो वो वहां जाके देखोगे, इसलिए यहाँ पर सारे एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ये हमारी जो पीजीटी जो साहित्य से संबंधित थे 60% पूरे हुए। आइए इसी पेपर के अब सामान्य प्रश्न और देख लेते हैं, जो 15% सामान्य हिंदी के आते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। उन प्रश्नों में क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 1 31वें प्रश्न से शुरू हो रही है हमारी हिंदी, और इसका प्रश्न नंबर 31वां देखते हैं। हम सफर अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? अब यहाँ पर जो ना हो जाएगा की बात, यानी कि भविष्य की, तो हम वर्तमान तो इसको रहने ही देंगे, भविष्य की बात करेंगे। संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, हेतु भविष्य। हेतु भविष्य क्या होता है? एक वाक्य का होना दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है, और यहाँ ऐसा ही है, तो इसलिए हमारा इसका उत्तर रहेगा ए, यानी कि हेतु भविष्य। 31वें का। उसके बाद 32वां, किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? अलुक तत्पुरुष जो दिखाई नहीं देता, यानी कि वहां पे जो है जिसमें कोई भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ आगे, ये विभक्ति छुपी हुई नहीं होती। अगर विग्रह करे तो कुछ बीच में प्लस करके ही विग्रह हो, मन प्लस चीज, मन सिज, तो यहाँ पर ये एक ही है, यानी कि मेरा ये पहला ही उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद समास का मैंने करवा रखा है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो वीडियो में, या लुक और लुप्त पद सारे करवा रखे हैं, न्याय तत्पुरुष वगैरह बड़े डिटेल से समझाए हुए हैं, वहां देख सकते हो आप जाके वीडियो में। उसके बाद अगला है 33वां प्रश्न हमारा। 33वें प्रश्न में क्या है कि संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। सामान्य व्याकरण है तो व्याकरण के ही प्रश्न आए हुए हैं, ये अच्छी बात है। तो अब देखिए, तोय प्लस धार तोयाधार, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र, मूसल प्लस धार मूसलाधार, और सत्य प्लस नाश सत्यानाश, यानी कि इसमें एक सही नहीं है। तोय प्लस धार य और ध, तोयाधार नहीं होगा, यही गलत है, तो ए आएगा इसका। निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? स्त्रीलिंग आंसू, टेसू, रतालू, ससुराल। एक तो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग है। अब 34वां क्या करेंगे हम? ससुराल जो है यहाँ पे टेसु पुलिंग, रतालू आंसू पुलिंग, ससुराल जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि डी आएगा। ये तो समझने की बात है दोस्तों, अगर हम इनको किसी के साथ जोड़ के बोलेंगे तो हमें स्त्रीलिंग पुलिंग का पता चलेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं पता चलता। उसके बाद है यह बालिका, ससुराल आ गया नहीं बोलते, ससुराल आ गई बोलते हैं, तो हमें पुलिंग स्त्रीलिंग पता चल जाएगा।
यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का है, यानी कि कौन सी अवस्था है। मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, इस प्रकार की अवस्थाएं होती है। 35वां प्रश्न, तो इसमें जो है वो उत्तरा अवस्था की बात की गई है, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा। ये विशेषण के चैप्टर में देखोगे आप इसको तो समझ आ जाएगा आपको ये अवस्थाएं किस प्रकार होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। निपुण प्लस यह नैपुण्य, ईश्वर प्लस यह ऐश्वर्य, भगिनी प्लस यह भागिने, विशिष्ट प्लस यह वैशिष्ट है। अब प्रत्येक की दृष्टि से एक गलत है इसमें, बाकी सारे सही है। तो भगिनी प्लस यह भगिनीय हो जाएगा, ने नहीं आएगा, तो ये हमारा सी गलत है। उसके बाद विशेषण पदों में विकारक तत्व कौन कौन से हैं। विशेषण पदों में विकारक तत्व कौन कौन से होते हैं। 37वां, लिंग और वचन होते हैं, ए ही आएगा इसका। उसके बाद अगला हमारा 38वां, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को चुनिए। डाकुओं ठीक है, बधुएं भी ठीक है, भालुओं भी ठीक है, तरबूजों तो हमने कभी नहीं सुना और ना ही होता है, ऐसे तो बी गलत रहेगा। किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ। वर्णागम मतलब एक वर्ण कूद के आ जाता है, मैंने संधि में बड़े अच्छे से समझा रखा है ये कि कब कूद के आता है, वो तो संधि का चैप्टर आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए जो ना श्री छाया, प्रच्छन्न, मृच्छकटिक, मातृ छाया। अब इसमें एक ऐसा है जिसमें वो हमारा चय जो है वो कूद के नहीं आया, और वो क्या है, वो है हमारी मृच्छकटिकम। मृच्छ प्लस कटिकम यानी कि मृच्छकटिकम, सी आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो इस प्रकार ये हमारे इसका हो गया। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 39। ये थोड़े से वो पहले कर दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। शब्दकोश में शब्दानुशासन की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प चुनिए, यानी कि शब्दकोश में किस प्रकार रखेंगे हम। 39 शब्दकोश में सबसे पहले क्या रखेंगे। अब कोई भी वर्ण है पहले तो पूरा रखा जाता है, ध्यान देना है हमें। कर्म, इसमें रै पूरा है और कै आधा है। कलांत, इसमें कै आधा है। कलिष्ठ, इसमें भी कै आधा है। सब में कै आधे हैं, और इसमें भी कै और फिर से। अब ये क्या होता है, पहले देखिए रै पहले आता है या लै, तो रै पहले आता है तो पहले रै वाला रखा हमने। फिर लै आता है, फिर ला पहले आता है या ली पहले आता है तो ला पहले आता है वो रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी लेखनी भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो जाती है दोस्तों कई बार, तो कोई बात नहीं, इस लेखनी को भी ले आएंगे यहाँ पे और इसको भी समझेंगे हम। ये देख लीजिए। अब देखिए कै, यहाँ पर अगर इसको हम खोल लेना, इनको खोल के देखते हैं हम। इसको देखिए कै आधा रह गया हमारा रै और मैं, ठीक है। फिर इसको खोल लेंगे हम, यहाँ पर कै आधा रह गया और फिर हमारा आ गया ला, तो रै पहले, यह रै लै बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कै लै, इसमें भी लै है तो हमारा कै, और फिर इसमें तो ला था, इसमें क्या आएगा, ली आएगा अगर ऐसे करके देखें तो हम। और इसमें फिर कै जो है हमारा, और फिर ये सै, तो इस तरह है ना, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से सी होगा। ये शब्दकोश का भी मैंने समझाया हुआ बड़े अच्छे से, आप इसको कैसे देखोगे और किसके बाद क्या आता, सारे नियम बताए हुए, वहां जाके आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको देख सकते हो। करण कारक युक्त वाक्य चुनिए, यानी कि करण कारक किसमें है। 40वां प्रश्न, कानों सुनी बात सत्य नहीं। कानों से अगर करें तो वो कानों से सुनी बात सत्य नहीं होती, इसमें से योजक हटा दिया है, लेकिन करण तो है, तो ए ही ठीक है इसका। उसके बाद कमरे में कोई हंस रहा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। अब इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। 41वां प्रश्न कौन सा किया गया है, कोई का मतलब हमें पता नहीं कौन हंस रहा है, सर्वनाम तो यही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बी आएगा इसका, ठीक है। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। उसके बाद 42वां प्रश्न हमारा, वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प, यानी कि वर्ण विचार किसमें जिसमें जो दिया गया किसमें सही नहीं है। एक ही स्थान पर उच्चारित दो स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते, बिल्कुल ठीक है। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्थानों के उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त, बिल्कुल ये भी ठीक है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रवृत्ति है।
प्रकृति है, ये भी ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें नहीं, ये गलत है, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा इसका सी जो है ना उत्तर रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 143वें का, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। पंत द्वारा प्रेरित पंथ प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, यही गलत है, पवन चक्की आएगा, पंचक्की तो पानी से चलने वाली होती है, तो बी हो गया हमारा इसका। उसके बाद देख लीजिए अगला, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए, यानी कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी किसकी शुद्ध नहीं है, कौन सी वर्तनी को यहाँ पे अशुद्ध है। अब देख लीजिए कौन सी है, प्राणी मात्र तो सही है, समर्पित होता है, समर्पित, अभिजात्य भी ठीक है, कार्यवाही भी ठीक है, तो इसमें संशय पूर्वक तो मुझे बी लग रहा है, तो यानी कि 45वां जो है इसका बी आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ये सामान्य हिंदी भी संपन्न हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को, मित्रों को, बंधुओं को, अपने जो भी यारे प्यारे थे उनके पास आपने शेयर कर दी होगी। तो एक बार फिर से जो ना वीडियो देखने के लिए आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो दोस्तों, मैं इसके लिए भी आपकी बड़ी धन्यवादी हूँ। बड़ी बुरी प्रशंसा आती है, अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती भाई, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, सबको लगती है, और आपके कमेंट्स पढ़ के हौसला मिलता है और नई वीडियो बनाने का दिल करता है, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और अगले 8-10 दिन जो है हम पूरी युद्ध स्तर पे बड़ी तीव्र गति से तैयारी करेंगे। आप मेरे साथ चलते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।